हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स टू करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। मेरा नाम है वीर प्रताप सिंह और आज के इस सेशन में हम दोबारा से यूपीएससी प्रीलिम्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एनालिसिस है हम उसको करेंगे, जिसके तहत मैं आपको वापस से ये आज बताने की कोशिश करूंगा कि जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर देखे थे हमारे प्रीवियस सेशंस में, जो हमने एनालिसिस किए, उस एनालिसिस के बेसिस पे कैसे यूपीएससी ने 2018, 19, 20, 21, 22 के अंदर सवाल पूछे। तो अगर हम उस हिसाब से एनालिसिस कर रहे हैं तो कैसे हमारे लिए यूपीएससी के लेवल ऑफ क्वेश्चंस को प्रेडिक्ट करना कितना आसान हो जाता है, यूपीएससी के माइंडसेट को समझना कितना आसान हो जाता है, और यूपीएससी के सवाल जो पूछे गए हैं उसको एक्यूरेटली जवाब देना और प्रीलिम्स को क्लियर करना कितना आसान हो जाता है। तो अगर हम ये स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं और ये इस प्रकार से हम एनालिसिस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, तो यकीन मान के चलिए कि आपका प्रीलिम्स को देने का जो सफर है ना, वो इस लेवल तक एनरिच हो जाएगा, इस लेवल तक आप एक्यूरेट हो जाओगे कि आपका प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसी उद्देश्य के साथ आइए हम आगे बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर सेशन में, जिसके अंदर हम 2023 के हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे। अब इसी के तहत सबसे पहला सवाल क्या है मेरे साथियों कि यहां पर यूपीएससी ने यह पूछा कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वाज धन्यकांटका which flourished as a prominent Buddhist center under the Mahasamgika located। अगर मेरे प्यारे भाइयों बहनों अगर आप देखें इस चीज को, तो मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 2018, 19, 20, 21 के अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई बुद्धिज्म बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, और बुद्धिज्म के अंदर ही मैंने आपको बताया था कि महायान एक सब सेक्शन था। ओके, बुद्धिज्म एक थीम है, उस थीम का एक सब थीम महायान है, और सब थीम का भी एक सब थीम है महासमगिका। ठीक है, और यहां पे पूछा क्या है, तो तीन तीन सालों से महासमगिका के ऊपर सवाल पूछा जा रहा है, मतलब सब थीम के सब थीम के सब थीम। तो हमें पता है ना कि भाई इस थीम के ऊपर यूपीएससी सवाल पूछ रहा है, तो इस थीम के ऊपर ही आगे चल के सवाल पूछेगा यूपीएससी। तो अगर हमने वो चीज करा होता तो यहाँ पे ये सवाल करना बहुत आसान हो जाता। और ये जो चीजें हैं यूपीएससी इसको एनसीईआरटी से कोरिलेट करके सवाल पूछता है। अगर आप एनसीईआरटी के अंदर मैप्स देखोगे ना, और इस मैपिंग के बारे में मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर भी डाला हुआ है, तो आप टेलीग्राम चैनल भी विजिट कर सकते हो। हिस्ट्री बाय वीर प्रताप टेलीग्राम चैनल का नेम है, हिस्ट्री बाय वीर प्रताप, तो वहां पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पर यूपीएससी क्या करता है, एनसीईआरटी के साथ मर्ज करके उसने सवाल पूछ लिया। उसने क्या पूछा कि भाई महासमगिक जो धान्यकांटका है वो कहाँ लोकेटेड है इन सारे एरियाज में से। तो अगर आप मैप देखोगे तो सीधा सीधा धान्यकांटका दिया गया है, वो गांधार धान्यकांटका धान्यकटका, ये जो नाम है अगर आप नाम को ही देखें तो थोड़ा इसमें टोन क्या होता है, साउथ इंडियन टोन आता है, धन्यकटका। ओके, धन्यकटका, सो साउथ इंडियन टोन आता है, तो वैसे ही हम बोल सकते हैं कि भाई गांधारा नहीं रहेगा, ठीक है, मगध नहीं रहेगा, कलिंगा या आंध्रा में से दोनों में से रह सकता है। अगर आपने कलिंगा कभी सुना होता तो कलिंगा के बारे में इतना ज्यादा इसके अंदर ऑप्शन में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अगर कलिंगा में होता तो आप कहीं ना कहीं इसको पढ़ चुके रहते। आंध्रा के अंदर ये बेसिक है। अब देखो इसके लिए कोई लॉजिक नहीं लगेगा, इसमें कोई लॉजिक है ही नहीं, इसके लिए आपको नॉलेज चाहिए ही चाहिए। तो उस जमाने में क्या हुआ, जब अशोका के बाद जब बुद्धिज्म बहुत ज्यादा फैल रहा था तो वो साउथ इंडिया के अंदर भी फैला, और आंध्र प्रदेश तेलंगाना के अंदर बहुत अलग अलग स्तूपास बनाए गए। और ये स्तूपास जो बनाए गए, धन्यकाटका में एक स्तूपा बनाया गया जो कि बहुत वेल रिनाउंड था, जिसके पीछे का हिस्ट्री बहुत अलग लेवल का है। तो हमें इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस हमें जो एरियाज है ना उसको मैपिंग हमें एनसीईआरटी के अंदर करना है, क्योंकि यूपीएससी एनसीईआरटी से ही पूछता है मैपिंग। इसके अलावा अगर कोई करंट इवेंट्स में है तो वो उससे पूछ लेगा। तो यहां पर हमें ये ध्यान देना है, ठीक है मेरे साथियों। अब अगला सवाल अगर हम देखें तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि with reference to the ancient India, which of the following statements, consider the following statements, the concept of stupa is Buddhist in origin, stupa was generally a repository of relics, stupa was votive and commemorative structure in the Buddhist tradition, how many of the statements are correct। अब साथियों यहां पर आप देखें, प्रीवियस में ही बुद्धिज्म का वापस से पूछा, यहां पर भी वापस से बुद्धिज्म से एसोसिएटेड सवाल पूछ लिया। सो यहाँ पर स्तूपास जब भी आपने किया होगा तो आपने देखा होगा कि भाई स्तूपास को बढ़ाया किसने, बुद्धिस्ट लोगों ने। लेकिन स्तूपास का एंशिएंट ओरिजिनलिटी जो है वो ड्यूरिंग द वैदिक टाइम पीरियड था। वैदिक टाइम पीरियड में अलग अलग वेदास, ऋग्वेद हो गया,
जो ब्राह्मणास हैं, ये सारे अरण्यकास हैं, इन सब के अंदर मेंशन किया गया है कुछ तो भी स्तूपा लाइक स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसका ओरिजिनेशन बुद्धिस्ट नहीं है बस, बट इसका ओरिजिनेशन कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा, इसका ओरिजिनेशन है वैदिक टाइम पीरियड पे। सो पहला स्टेटमेंट अपने आप रॉन्ग हो जाएगा। ये हिस्ट्री ऑफ स्तूपा है जो कि बहुत बेसिक था। इसके अलावा दूसरा जो है ना वो लॉजिक से किया जा सकता है। स्तूपा को क्यों बनाया जाता था? बिकॉज इट वॉज, स्तूपा के बीच में गौतम बुद्ध के जो बुद्धा थे और जो अलग अलग बोधिसत्व थे उनके रेलिक्स रखे जाते थे, उसके ऊपर स्तूपा बनाया जाता था ना। मतलब बीच में रेलिक्स रखे गए, उसके ऊपर स्तूपा बनाए गए ताकि वो एक प्रतीक बन जाए एक कमेमोरेशन का, ठीक है, उसको पूजा जा सके। तो ऑब्वियसली इट इज अ रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स, सो दिस इज करेक्ट। स्तूपा वाज वोटिव एंड कमेमोरेटिव। क्या स्तूपा कमेमोरेटिव है क्या? अब यहाँ पे अशोका वाला एंगल ला दो। अशोका ने कितना बनाया था? 84,000 स्तूपास उसने बनाए थे, और अशोका ने अलग अलग जगह पे स्तूपास बनाए। जो स्तूप, जो एरियाज बुद्धा से जुड़े हुए थे वहां पे भी स्तूपास बना दिए। मतलब लुम्बिनी में, गया में इन्होंने एनलाइटनमेंट प्राप्त किया था तो वहां पे भी स्तूपा बना दिया। तो कॉमेमोरेशन है ना, क्योंकि वहां पर बुद्धा ने एनलाइटनमेंट प्राप्त किया, सारनाथ में बुद्धा ने सबसे पहला सरमन दिया, तो वो कॉमेमोरेशन है ना। तो यहां से लॉजिक थोड़ा लगा लो और पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये तो कॉमेमोरेटिव स्ट्रक्चर है ही है, ठीक है। तो यहां से ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ओनली 2। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पर करना होता है। तो अब स्तूपा पूछा गया। अब स्तूपा के अंदर ही और कोई डिजाइन वगैरह क्या हैं, क्या स्कल्पचर्स लगाए गए थे, क्या अलग अलग स्तूपा का स्ट्रक्चर है, वो किसको सिग्निफाई करता है, उसका फिलोसॉफी क्या है, तो ऐसे करके आगे आपको सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो स्तूपा का ये एसोसिएशन है। दूसरा, इसके बाद विथ रेफरेंस टू एंशिएंट साउथ इंडिया, कोरकई, पूमपुहार एंड मुचुरी वर नोन एज। अगेन वापस से मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये आ गया आपका मैपिंग का सवाल। कहां से निकाला इन्होंने ये मैपिंग के सवाल को? एनसीईआरटी से ही निकाला। मैं आपको वापस से बोल रहा हूँ, मैपिंग जो है वो एनसीईआरटी से कर लो आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये साउथ इंडिया, दैट इज संगम एज के बारे में, और जो चोलाज है उनके बारे में, जो साउथ इंडियन किंगडम है उनके बारे में ये पूछ रहे हैं। इन्होंने क्या बोला कि भाई ये जो जगह है वो इनमें से कौन से है? कैपिटल सिटीज है क्या? तो हमें पता है कि ये जो एरियाज हैं साउथ इंडिया में, कैपिटल सिटीज हैं कि पोर्ट्स हैं या सेंटर्स ऑफ आयरन एंड स्टील मेकिंग है या श्राइन्स ऑफ जैन तीर्थंकर, इसमें से सबसे ऑब्वियस ऑप्शन ये तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये सब श्राइन्स ऑफ जैन तीर्थंकर है ही नहीं। इसके अलावा आयरन एंड स्टील मेकिंग, अगर हम इस जमाने की बात करें, ठीक है, आयरन एंड स्टील मेकिंग था, लेकिन ये एक्सक्विजिट सेंटर्स है उसके बारे में हमें वो नहीं पता है। तो ये थोड़ा ऑब्वियस सवाल है कि नहीं, हमें ये चीज नहीं लग रहा है। अब इसके अलावा कैपिटल सिटीज और पोर्ट्स अगर आप देखेंगे तो ये सारे जो एरियाज थे, कोरकई, पुम्पुहार और मुचुरी, ये सब एरियाज जो पंड्यास, चोलास एंड चेरास के एरियाज थे, और उनके कैपिटल सिटीज अलग थे। उरैयूर वाज द कैपिटल सिटी। सो यहाँ पर अगर हम कैपिटल सिटी की बात कर रहे हैं और ये संगम एज के बारे में बात किया जा रहा है, और अगर इंपीरियल चोलास की भी बात करी जा रही है तो इंपीरियल चोलास का कैपिटल क्या था? थंजावुर, गंगईकोंड चोलापुरम, ठीक है, ये सब कैपिटल्स थे। तो वो कैपिटल कैसे ही होगा? यहां से एक ही आपको चोला ही पता है, तो उससे आपने एलिमिनेट कर लिया, भाई कैपिटल सिटीज भी तो नहीं होंगे ये, तो बचा क्या? पोर्ट्स। तो अगर आपने एनसीईआरटी मैपिंग किया होता, और ये जनरल है, ये कॉमन है, पुम्पुहार वाज आल्सो नोन एज पुहार, okay, Pumpuhar was also known as Puhar, and Kaveri Pattanam, it was Kaveri Pattanam, basically Kaveri Pattanam, like that. So इससे हमें क्या पता चल रहा है कि भाई हमें पोर्ट्स के बारे में पढ़ने पड़ेंगे। ये तो संगम, ये साउथ इंडियन पोर्ट्स के बारे में पूछा गया। इसके अलावा इंडिया के अंदर और कौन से अलग अलग पोर्ट्स थे ड्यूरिंग एंशिएंट इंडिया? इसके अलावा कैपिटल सिटीज की बात कर रही है, तो जो एंशिएंट इंडिया के अंदर महाजनपदास है उसका सिटीज का मैपिंग अपने ने करना पड़ेगा, वो एक मैपिंग हो गया। फिर इसके बाद जैन तीर्थंकर्स के बारे में पूछा गया है, तो जैन फिलोसॉफी के बारे में सवाल पूछा जा सकता है। इसके आगे जैन तीर्थंकर्स, तो जो वर्धमान महावीर हैं और जो लॉर्ड पार्श्वनाथ है उनके ऊपर कुछ सवाल बन सकता है। तो यहां से हमें ये देखना है, और श्राइन्स मतलब जैन के मैपिंग हमें देखने पड़ेंगे, जैन एरियाज के मैपिंग कौन से थे, तो यहां से ये सवाल बन सकते हैं। अगला है Which one of the following explains the practice of Vatakerutal mentioned in Sangam poems? साथियों देखिए, पहले ही मैंने आपको बताया पिछले 3 सालों में कि संगम पोएम्स यूपीएससी सवाल पूछ रहा है इनके बारे में। पहले उसने शैलो लेवल पे पूछा अकम्पुरम, देन थोड़ा डीप किया, देन थोड़ा डीप किया, और अब वाटाकेरुटल बहुत ज्यादा डीप है।
तो यहाँ पे अगर आपको ये चीज पता होगी, मतलब ये इसके लिए ऑप्शन नॉलेज होना चाहिए था। किंग्स एम्प्लॉयड वुमेन एज बॉडीगार्ड्स, ये स्टेटमेंट तो जनरली लॉजिक वाइज लग रहा है कि हाँ भाई साउथ इंडियन किंग्स जो थे वो एडवांस थे, तो उन्होंने शायद वुमेन को रखा होगा बॉडीगार्ड्स के लिए। लर्न पर्संस असेंबलिंग इन रॉयल कोर्ट्स टू डिस्कस रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल मैटर्स, ये भी स्टेटमेंट सही लग रहा है। हम जनरली अभी देख रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट सही लग रहा है कौन सा नहीं लग रहा है। यंग गर्ल्स कीपिंग वॉच ओवर एग्रीकल्चरल फील्ड्स एंड ड्राइविंग अवे बर्ड्स एंड एनिमल्स, ये भी सही लग रहा है, ठीक है। अ किंग डिफीटेड इन अ बैटल कमिटिंग रिचुअल सैक्रिफाइस बाय सेविंग हिमसेल्फ टू डेथ, और ये भी सही लग रहा है। तो यहां पर इस स्टेटमेंट ये जो वर्ड है ये इन चारों में से किससे एसोसिएटेड रहेगा, तो ये जो रहेगा ये एसोसिएटेड रहेगा डी से, क्योंकि अगर आपने संगम पोयम्स इन डिटेल पढ़ा होता तो यहां पर आप वेलोर, ठीक है, वेलोर ऑफ किंग्स के बारे में आप पढ़ते, तो उसके अंदर आप ये चीज पढ़ते कि भाई जो राजा थे जो हार जाते थे वो उनको बैटल ग्राउंड में मरना एक नसीब की बात होती थी, दे वुड गो टू हेवन, but if they are not dying in the battlefield, so then they are coming home and then they are killing themselves in a manner to show that they are also dying in the battlefield so that they can get heaven. तो ये बेसिक लॉजिक था वटा किरुटल का। सो यहां पर दैट इज व्हाई दिस इज गोइंग टू बी देयर। अब यहां पे क्या होगा कि ये जो स्टेटमेंट्स है, ये जो स्टेटमेंट्स है, तो इसमें क्या होगा मेरे साथियों, यहां पर ये इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स के अंदर ये हमें समझ में आना चाहिए कि यहां पे जो संगम पोयम्स है उसके ऊपर और नीचे लेवल पे हमें पढ़ने आना चाहिए, मतलब उसके डिटेल में हमें जाना है। तो आपको अब आगे क्या करना है कि भाई अकम पोरम्स के अंदर क्या लिखा है, पूरम पोयम्स के अंदर क्या लिखा है, इसके अलावा जो अलग अलग वर्ड्स हैं उसके ऊपर क्या लिखा है, जो संगम लिटरेचर है उस संगम लिटरेचर के अंदर अलग अलग चीजें क्या मेंशन की गई हैं, तो ये सब चीजें हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगला क्या हो गया, कंसिडर द फॉलोइंग डायनेस्टीज, होयसाला, गहडौला, काकटिया और यादवा, ठीक है। इसमें से क्या बोला गया है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव डायनेस्टीज established their kingdoms in the early 8th century AD। अब 8th century AD यहां पर मेरे प्यारे भाइयों बहनों यहां पर टाइमलाइन की बात आती है, और टाइमलाइन अगर आप देखेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने बहुत डिटेल में आपको प्रोवाइड करी हुई है। तो यूपीएससी टाइमलाइन के ऊपर सवाल पूछ रहा है, पिछले 4 सालों से यूपीएससी टाइमलाइन के ऊपर सवाल पूछते आ रहा है। अब यहाँ पर होयसाला अगर आप देखेंगे तो ये 10वीं शताब्दी की डायनेस्टी है। गहडौला राजपूत डायनेस्टी की है, मतलब पृथ्वीराज चौहान वाला जो टाइम पीरियड है वहां पर जयचंद्र ही वाज द रूलर। सो गहडौला जो है वो 12th सेंचुरी एडी का डायनेस्टी है। काकटिया जो है वो 13th सेंचुरी एडी का डायनेस्टी है, और यादवा जो है इट इज गोइंग टू बी द अगेन उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड का डायनेस्टी है। तो यहां से आप देखिए कोई भी 8th सेंचुरी का आ रहा है क्या, नहीं, क्योंकि 8th सेंचुरी में अगर आप पढ़ेंगे तो इट वाज द राष्ट्रकूटास, पालास, और ये वाला जो डायनेस्टी था दैट इज गोइंग टू बी द थिंग। तो यहाँ पे आंसर क्या है, इट इज गोइंग टू बी डी। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों यहाँ पर हमें क्या देखना है, टाइमलाइन वाले चीजें देखने हैं, और क्योंकि ये मेडिवल इंडिया का हो गया तो मेडिवल इंडिया की भी टाइमलाइन हमें देखनी पड़ेगी। यहाँ पे राजपूताना की टाइमलाइन हमें देखनी पड़ेगी, और यहाँ पे साउथ इंडिया की टाइमलाइन भी हमें देखनी पड़ेगी। सो ये सब टाइमलाइन की चीजें हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा फ्रॉम द यूपीएससी पर्सपेक्टिव। इसके आगे अगला सवाल अगर हम देखें तो विथ रेफरेंस टू एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, कौन सा लिटरेरी वर्क है और कौन सा ऑथर है। ऐसे जो फैक्ट्स है ना मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये मैंने ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल हिस्ट्री बाय वीर प्रताप पे ऑलरेडी दिया हुआ है, उसको आप जाइए रेफर करिए, बहुत एग्जॉस्टिव कंटेंट है, वहां पर आपको मिल जाएगा। अब ये वर्क्स दिए गए हैं और इसके ऑथर कौन कौन से हैं। अब इनमें से सबसे इजी वाला कौन सा है, देवी चंद्रगुप्तम और मिलिंद पन्हा, ठीक है, मिलिंद पन्हो। अब मिलिंद पन्हो हमें क्या पता है कि भाई किसने लिखा है, इज इट नागार्जुना, इज इट नागार्जुना, ऑब्वियसली नॉट, इट इज गोइंग टू बी नागसेना, ओके, इट इज नागसेना, इन्होंने लिखा था। नागार्जुना अलग है, नागसेना अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये थर्ड वाला तो निकल जाएगा, ओके, मिलिंद पन्हो। तो इसके अलावा देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम इट वाज नॉट रिटन बाय बिल्हान, इट वॉज नॉट रिटन बाय बिल्हान। अगर आप इसको देखेंगे सही तरीके से तो ये चंद्रगुप्त टू के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, ये बुक इट इज नॉट अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य बट चंद्रगुप्त टू। तो अगर आप ये वर्क को भी देखें तो इट वॉज नॉट रिटन बाय बिल्हान, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि जब आप गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर आप ये बुक को पढ़ेंगे और ये इलेबोरेटली मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, कि क्या बोला गया है इसके अंदर, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा। वेयर इज हमीर महाकाव्य
एंड नीति काव्य नीता, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि भाई जैन लिटरेचर के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में पूछा जा रहा है, एंड रूलर के लिटरेचर के बारे में पूछा जा रहा है, मतलब कौन से रूलर के बारे में पूछा जा रहा है वैसा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि आगे आने वाले समय में यूपीएससी इन्हीं लिटरेचर के बारे में पूछ सकता है कि भाई बुद्धिस्ट लिटरेचर में कौन कौन से ऑथर थे जिन्होंने अलग अलग चीजें करी थी, और ये सेक्युलर लिटरेचर में या किंग वाइज लिटरेचर के अंदर हमें देखना पड़ेगा। The next one is souls are not only the property of animal and plant life but also of rocks, running water and many other natural objects not looked on as living by other religious sect. The above statement reflect one of the core beliefs of which one of the following religious sects of ancient India. अब देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आत्माओं की बात करी जा रही है। अगर आपने फिलोसॉफी करा रहेगा बहुत अच्छे से, ठीक है, दैट इज ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स फिलोसॉफी, वहां पर आपको पता चलेगा कि भाई सोल्स के बारे में बहुत इलेबोरेटली बात करते हैं ये लोग। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भाई सोल्स जो है ना सिर्फ एनिमल और प्लांट लाइफ में नहीं है, बट सोल्स जो हैं वो रॉक्स और रनिंग वाटर और इसके अलावा चीजों में भी हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि भाई लिविंग बींग्स के अंदर भी सोल बोला जा रहा है और नॉन लिविंग बींग्स के अंदर भी सोल बोला जा रहा है, क्योंकि रॉक्स और रनिंग वाटर तो लिविंग बींग नहीं है ना, बट उनके अंदर भी सोल की बात करी जा रही है। तो उस जमाने में अगर आपको पता रहेगा बुद्धिज्म जो है वो सोल के अंदर वो पंच स्कंद की बात करता है, ठीक है, वो पंच स्कंद की बात करता है, वो कॉन्शियसनेस की बात करता है, वो सोल की बात करता ही नहीं है। इट डज नॉट बिलीव इन द आइडिया ऑफ सोल एज पर द अदर ट्रेडिशंस, बट इसका मतलब सोल का यही होता है कॉन्शियसनेस। जब हम शैविज्म की बात करते हैं तो वो सोल के अंदर इट इज देयर, ठीक है, परमानेंसी ऑफ सोल। शैविज्म और वैष्णविज्म जो है वो ब्राह्मणिकल कल्चर्स हैं, और ब्राह्मणिकल कल्चर्स के हिसाब से देयर वाज द परमानेंस ऑफ सोल, मतलब सोल ट्रांस माइग्रेट करता था। अब जब सोल जो है वो ट्रांस माइग्रेट करता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो सोल है जो ट्रांस माइग्रेट कर रहा है ये अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर उस कॉन्टेक्स्ट से बैठ क्या रहा है, तो देन यहाँ पे जैनिज्म आता है। इसका आंसर जैनिज्म होगा अगर हम ऐसे एलिमिनेट करें तो। यहाँ पे जैनिज्म के हिसाब से, ठीक है, एनोनिमेट एनोनिमेट एंड इन एनोनिमेट सोल्स की बात ये लोग करते थे, जिसके अंदर ये बोलते थे कि भाई सोल्स जो है लिविंग में भी हैं एंड नॉन लिविंग में भी हैं, ऐसा करके। तो इसी के ऊपर ये इन्होंने सवाल यहाँ पे पूछ लिया था। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, सोल क्या है, वो एक फिलोसॉफिकल आइडिया है ना। तो वैसे ही यूपीएससी अभी उसने जैन फिलोसॉफी के ऊपर सवाल पूछा, अब वो दूसरे हेटेरोडॉक्स स्कूल्स के फिलोसॉफी के ऊपर भी सवाल पूछ सकता है कि भाई उनका यूनिवर्स से क्या एसोसिएशन था, कर्मा का क्या एसोसिएशन था, ठीक है, थियरी ऑफ नॉलेज का क्या एसोसिएशन था। वैसे ही वो ऑर्थोडॉक्स स्कूल्स के बारे में पूछ सकता है, संख्या, मीमांसा, योगा, वेदांता, न्याय, ठीक है, इन सब के बारे में भी सवाल पूछ सकता है कि भाई इनके क्या थियरी ऑफ सोल है, क्या कर्मा है, यूनिवर्स का क्या एस्पेक्ट है, ठीक है, देन नॉलेज का क्या एस्पेक्ट है, ऐसा करके आपसे सवाल पूछ सकते हैं। तो ये चीज को हमें ढंग से पढ़ लेना है। अगला जो है विजयनगर के बारे में सवाल पूछा गया है। देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यूपीएससी का सबसे वन ऑफ द हॉट टॉपिक है विजयनगर, ठीक है। अब विजयनगर के बारे में इन्होंने क्या बोल रहे हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर, ठीक है, and a canal come aqueduct several kilometers long from the river to the capital city। अब ये बहुत फैक्चुअल सवाल है, कोई भी हो सकता है, इसके लिए नॉलेज चाहिए। आप अक्कड़ बक्कड़ बम्बेबो नहीं कर सकते हो, तुक्का नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर यूपीएससी आ जाता है यार, यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि हर एक जगह हमें तुक्का नहीं लगाना है, तो कुछ पढ़ना भी पड़ता है हमें, है ना। तो पढ़ना पड़ेगा विजयनगर के बारे में। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो वो जो डैम है वो देवराया वन ने बनाया। तो अब इससे क्या हमें समझना है इस सवाल से कि भाई देवराया वन के अलग इनिशिएटिव्स, मल्लिकार्जुना के अलग, वीरा विजया के अलग एंड विरूपक्ष के अलग। इसके अलावा जो विजयनगर है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जा रही है ना, डैम डैम का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जो डैम इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसके लिए, वो वाटर एस्पेक्ट के लिए, दैट इज वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह। तो वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ कहाँ यूज होता था, एग्रीकल्चर के अंदर यूज हो रहा है, ठीक है, एग्रीकल्चर से टैक्सेस वगैरह आते थे। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे अलग इंफ्रास्ट्रक्चर्स कौन से थे जो विजयनगर ने बनाए, ठीक है, वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप ले सकते हो, वो पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप ले सकते हो, वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप ले सकते हो, दैट इज ट्रेड के ऊपर इन्होंने क्या काम किया, एंड देन फाइनली रिलीजियस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आप ले सकते हो।
सो आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए इस सवाल के बेसिस पे, क्योंकि फ्यूचर में इसके ऊपर सवाल बन सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज वन अनदर एस्पेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट, who among the following rulers of medieval Gujarat surrendered Diu to the Portuguese? यहाँ पे जब आपने मॉडर्न इंडिया का सबसे पहला चैप्टर पढ़ा रहेगा ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ नीनो दा कुन्हा एंड हुमायूं, आपको पता रहेगा कि इट वाज बहादुर शाह जो उस जमाने में थे और जिन्होंने हुमायूं को हराने के लिए पोर्चुगीज की मदद ली थी, और पोर्चुगीज ने उनसे दीव का एरिया सरेंडर करवाया था ट्रीटी ऑफ बसाइन के तहत, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी बहादुर शाह। बट इस सवाल से हमें क्या लेना है कि पोर्चुगीज ने उस जमाने में गुजरात के अंदर किया, बट गुजरात के अलावा पोर्चुगीज और कौन से अलग अलग लोकेशंस के अंदर वो उस जमाने में प्रेवेलेंट थे, पहली बात तो ये। दूसरा, इससे हमें टाइमलाइन के बारे में भी देखना है कि भाई जो यूरोपियंस भारत के अंदर आए वो कब आए, कैसे आए, और क्या क्या उन्होंने भारत के अंदर काम किया, और अलग अलग एरियाज के अंदर कैसे उन्होंने कैप्चर किया, हमें उसके बारे में भी देखना है। और जो लोकल, क्योंकि इसके अंदर ट्रीटी की बात करी जा रही है ना, तो जो अलग अलग ट्रीटीज करे गए लोकल रूलर्स के साथ, उसका टाइमलाइन भी हमें पता होना चाहिए और उसके फीचर्स भी हमें पता होने चाहिए। सो दिस इज वन अनदर एस्पेक्ट जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट वन इज, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये मैंने आपको पहले भी पिछले 4 सेशंस में मैं आपको बता रहा हूं कि यूपीएससी एक्ट्स के बारे में सवाल पूछेगा। सेम पूछ लिया ना यूपीएससी ने, सेम। मैं वही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर आपने वो ढंग से किया तो यहां पर आ जाएगा आपका। तो यहां पे हमें क्या पता है कि भाई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत क्या किया, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किया। पिट्स इंडिया एक्ट है ही नहीं, क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट में जो क्राउन है वो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने लगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना के। चार्टर एक्ट 1793 में ऐसा कुछ था ही नहीं, बट चार्टर एक्ट 1833 के तहत ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में तब्दील किया गया, और विलियम बेंटिक सबसे पहले व्यक्ति थे बनने वाले। और जीओआई एक्ट 1858 के तहत वाइसरॉय के अंदर तब्दील किया गया। तो यहां से हमें अगेन जो फीचर्स हैं ये सारे एक्ट्स के, हमें वो चीज जान लेने हैं। और क्योंकि गवर्नर जनरल बोला गया है, तो गवर्नर्स कैसे अपॉइंट होते थे, कौन से प्रेसिडेंसीज थे, उनका जो काउंसिल थे वो काउंसिल्स को कौन अपॉइंट करते थे। उस जमाने में इन 3 मेजर प्रेसिडेंसीज थे, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। इनके अंदर गवर्नर्स थे, बट दूसरे एरियाज के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर्स थे, तो उनको कौन अपॉइंट करता था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइसरॉय एंड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, क्या पावर्स के अंदर डिफरेंसेस हैं, ये हमें जानने पड़ेंगे अब इसके बाद वाले सवालों के लिए। अगला है, विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री, अलेक्जेंडर रिया, ए एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट सीवेल, जेम्स बर्गेस एंड वॉल्टर एलियट, दे आर एसोसिएटेड विथ व्हाट? अब ये जो सवाल है ना, अगेन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये आया है आपका एनसीईआरटी से, ठीक है। एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे बराबर से तो आप इसको समझ पाएंगे कि भाई ये इंग्लिश प्रेस से तो जुड़े हुए नहीं थे, ये चर्चेस से भी जुड़े हुए नहीं थे क्योंकि उन्होंने चर्चेस नहीं बनाए, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे से भी इतने ज्यादा जुड़े हुए नहीं थे, लेकिन ये डायरेक्टली जुड़े हुए थे किससे, हिस्टोरियन से। दीस पीपल दे वर वेरी मच इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि भाई एक्सकवेशंस की बात हो रही है ना, तो यहाँ से एंशिएंट इंडिया के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कौन से अलग अलग एक्सकवेशंस हुए थे। और क्योंकि ये ब्रिटिशर्स हैं, ठीक है, ये यूरोपियंस हैं, तो यूरोपियंस का हड़प्पन सिविलाइजेशन के एक्सकवेशन के अंदर भी आपसे सवाल बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें इस हिसाब से एक्सट्रैक्ट करना है। इसके अलावा इसके अंदर प्रेस की भी बात करी गई है, तो जो ब्रिटिश के टाइम पे जो प्रेस एक्ट्स थे उसके बारे में हमें देखना है। यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चर्चेस की बात करी जा रही है, तो यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज को हम देख लेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1850s के बाद जो न्यू कॉलोनियलिज्म है उसके बारे में हम देखेंगे, एंड जो ड्रेन वेल्थ थियरी है उसके बारे में हम देखेंगे, और कहाँ कहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर अंग्रेजों ने सेटअप किया है हम उसके बारे में देखेंगे। इसके बाद साइट को मैच किया गया है। यहाँ पर देखिए भेसनगर की अगर मैं बात करूं तो भेसनगर आपको पता है कि भाई एक पिलर से एसोसिएटेड है। वो पिलर कौन सा है, हीलियोडोरस पिलर इंस्क्रिप्शन, और हीलियोडोरस पिलर, और उसको बोला क्या जाता है, गरुड़ ध्वज भी बोला जाता है। गरुड़ मतलब किसका है, लॉर्ड विष्णु का गरुड़ है वाहन, ठीक है, लॉर्ड विष्णु का वाहन है गरुड़। सो शाइवर्ट तो नहीं होगा भाई, ये गरुड़ है। सो इट इज द पिलर साइट। अगर आपको ये भी नहीं पता है, बस आपको ये पता है कि भाई भेसनगर पिलर के लिए जाना जाता है, तो केव तो नहीं होगा ना, इट इज गोइंग टू बी अ पिलर ओनली। सो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। भांजा केव्स
भांजा जो है, अगर आपने पोस्ट मौर्यन केव डेवलपमेंट के अंदर अगर आपने पढ़ा रहेगा तो बहुत अलग अलग केव डेवलप किए गए थे। भांजा था, कॉन्डवाइट था, तो ये सारे केव डेवलपमेंट किए गए थे एंड दे वर मेजरली बुद्धिस्ट इन नेचर। सतवाहना लोगों ने इसको किया था। सीतानवासल साउथ इंडिया के अंदर है, ठीक है। सो सीतानवासल पेंटिंग्स भी अगर आपने पढ़ी रहेंगी ना, सीतानवासल पेंटिंग्स, तो पेंटिंग्स के अंदर आपको पता है कि यहाँ पर जैन, सीतानवासल के अंदर जैन पेंटिंग्स थे, जैन तीर्थंकर के, तो उससे आप कोरिलेट कर सकते हो कि हाँ भाई ये जैन है। तो इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2। सो यहाँ से हमें क्या पता करना है, अगेन मैपिंग वाला एस्पेक्ट आ रहा है, ठीक है। बुद्धिस्ट, बुद्धिस्ट, हिंदू एंड जैन मैपिंग हमें कर लेना है, ठीक है। दैट इज वन अनदर थिंग। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 7th August is declared as the National Handloom Day and it was in 1905 that the Swadeshi movement was launched on the same day। अब ये जो था ये न्यूज में है, ठीक है, और इसको इन्होंने करेक्ट कर दिया है स्टैटिक पोर्शन से। सो यहाँ पर अगर आप स्टेटमेंट को देखें तो ये स्टेटमेंट दोनों ही सही है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। सॉरी, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि स्वदेशी की बात कर रहे थे, तो स्वदेशी टेक्सटाइल्स के अंदर भी हो रहा था, एंड जब टेक्सटाइल्स में स्वदेशी है तो आज के जमाने में पावर लूम्स के अलावा हैंडलूम्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है टेक्सटाइल प्रोडक्शन का। तो ताकि हैंडलूम्स और ज्यादा प्रचलित हो, और ज्यादा नाम हो और अवेयरनेस क्रिएट हो जाए, इसीलिए स्वदेशी को उसके साथ जोड़ा गया और 7th अगस्त वाला ही एस्पेक्ट यहाँ पे लाया गया। तो यहाँ पर मेरे प्यारे भाइयों बहनों देखिए, ये सवाल क्यों पूछा इन्होंने, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एंटी पार्टीशन बंगाल मूवमेंट अपने ने देखा, सूरत स्प्लिट के बारे में अपने ने देखा, स्वदेशी एंड बॉयकॉट के बारे में पूछा ही गया हुआ है। सो 3 से 4 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया, इसके लिए तो ये सवाल पूछा यहाँ पे 1905 का स्वदेशी मूवमेंट, वो ऐसे ही कनेक्शंस होते हैं। देन कंसिडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू नेशनल फ्लैग अकॉर्डिंग टू फ्लैग कोड। ये पूरा करंट अफेयर्स वाला है, ठीक है, क्योंकि फ्लैग वाला एस्पेक्ट हुआ था फॉर द फ्लैग, ताकि सारी जनता फ्लैग होइस्ट कर सके, ठीक है। तो उसके वजह से ये सवाल दिया गया था। द फर्स्ट स्टेटमेंट 600 into 400 mm रॉन्ग है, एंड इसमें जो है 3:2, यस 3:2 इसका रेशियो है, ये सही है। सो 1 इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग। अगर हम इसमें देखें बोथ स्टेटमेंट 1, नहीं ये नहीं होगा, ये भी नहीं है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, नहीं ये भी नहीं है। हाँ, इसमें से स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ठीक है। तो ऐसा करके हम इस सवाल को बेसिकली कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ हमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के बेसिस पे हमें फ्यूचर ऑफ द यूपीएससी क्वेश्चंस को हमें थोड़ा बहुत समझना चाहिए, ठीक है। सो विद दिस आई थैंक एवरीवन फॉर यू, आई थैंक एवरीवन ऑफ यू फॉर वाचिंग मी, एंड I wish you all the best, study well and do the PYQ analysis very much rigorously. So once again, thank you everybody, take good care.